गुड आफ्टरनून। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक्स है वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर सेल पावर, ठीक है। थोड़ा फास्ट कॉपी करना, इन सब में उतना कुछ समझना है नहीं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए। साथ में कॉपी करो। Substances are divided into three parts: conductors, semiconductors and insulators. सेमीकंडक्टर का एक अलग से चैप्टर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो देख लो, एक बार चेक कर लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इसकी जो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर जो है वो हाई। कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होता है, जो चार्ज को कैरी करता है, चार्ज कैरियर्स, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी जो होती है, एक मिनट, इसमें जो आएगा सेमीकंडक्टर, इसकी जो less than that of conductor, and more than insulator, इसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है, जो चार्ज नहीं करता है। लैग कर रहा है क्या यार? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्लियर है क्या? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, कॉपी करो, इसको कॉपी करो। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये क्या होता है? इसको एक चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर्स में, डिस्कस करेंगे। तो आएगा, सब समझ में आएगा। इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो आएगा, बताता हूँ कैसे। कंडक्टिविटी वो आपको वैसे बताया था एक बार, ये लो होती है ना, कंडक्टिविटी लो होती है। और ये नो चार्ज कैरियर्स, कोई चार्ज नहीं कैरी करता, नो चार्ज कैरियर्स। ऐसे समझ, ऐसे समझ। मान लो एक कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है। मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही लिक्विड जाएगा सेम टाइम इंटरवल में, जिस ये इस क्रॉस सेक्शन से जितना लिक्विड आ रहा है, क्या इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही लिक्विड बाहर जाएगा? रेट ऑफ फ्लो सेम है कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल अगर आप कंसिडर करो, जितना चार्ज यहाँ पे आया उतना ही चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से, जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा है
उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा। कहीं पे चार्ज है, किसी भी पॉइंट पे चार्ज रेस्ट में तो नहीं रह सकता है ना यार, चार्ज तो मूव ही करता रहेगा ना, चार्ज मूव करता रहेगा। अगर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो तो उस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, रजिस्टर ही कंसिडर कर लो, उसी के बीच में एक पॉइंट कंसिडर कर, तो टोटल इनकमिंग चार्ज एट एनी जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम दैट जंक्शन। एक पॉइंट कंसिडर कर, उस पे जितना चार्ज आएगा उतना ही, मतलब करंट की वजह से चार्ज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, नोट ये ऐसा होता है। नेक्स्ट लिखेंगे बिहेवियर ऑफ, क्या लिखा, सेमी कंडक्टर्स। इसको सेमी कंडक्टर्स में जब सेमी कंडक्टर को पढ़ाया जाएगा तो ये डिस्कस किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड यस चार्ज मूव कर रहे हैं। अरे जब सेमी कंडक्टर पढ़ाया जाएगा ना तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताया जाएगा ये होल्स क्या होता है यहाँ पे, जब आपको सेमी कंडक्टर बताया जाएगा तब। बिहेवियर ऑफ, क्या हो रहा है ये, एक मिनट एक, क्लियर है क्या अभी? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर in the absence of, in the absence of potential difference, potential difference। ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी समझ लेते हैं। ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब ये एक भी पोटेंशियल सरफेस होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं, ये कंडक्टर है तो एक भी पोटेंशियल सरफेस होगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इसका मोशन वो रैंडम मोशन, ये डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स, चार्ज चार्ज और चार्ज जो इंटरेक्शन होगा वही लग रहा होगा। तो अभी जो इसका मोशन है वो रैंडम मोशन, कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो तो बहुत ज्यादा होंगे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसकी एवरेज वेलोसिटी नहीं आ पाती है। एवरेज वेलोसिटी आने का मतलब है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज पार्टिकल का हमेशा क्या आता है, इस केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस केस में क्या आता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे आके इसके साथ स्ट्राइक कोलिजन हो रहा है, इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, फिर यहाँ से इसका कोलिजन हो रहा है, इसका इसके साथ कोलिजन हो रहा है, फिर ये रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इस केस में, 0 होती है। नॉर्मली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तो वो जो स्पीड होती है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा T, इस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली होगी, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा और कोलिजन हो रहा होगा। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है ना, व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो 10⁵ का होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। इसी सब पॉइंट को नोट करेंगे। अब यहीं पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो अब इस पे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है
का जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन नहीं होगा, कोलिजन तो होगा बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोलिजन होगा, बट मोशन जो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, फाइनली उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो देखते हैं कैसे आएगा, क्या आएगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए और कॉपी कीजिए साथ में। विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, कुछ भी नहीं है ये, आपको पहले से पता है। विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, the electrons in a conductor, electrons in a conductor move randomly. Next, the average transport or displacement and average velocity is zero for large number of free electrons. Large number of free electrons. There is no flow of current. There is no flow of current due to thermal motion of free electrons. Due to thermal motion of free electrons in conductor. Copy कर लो fast. थर्मल मोशन मतलब टेम्परेचर की वजह से ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको बोले थर्मल मोशन, ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. एकदम फास्ट कॉपी करना, इन सब में कुछ भी नहीं. चैप्टर मान लो तो ऐसा समझो कि जो समझाने वाली चीज थी वो कंप्लीट हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फास्ट कॉपी कर लो, नहीं तो इतना टाइम नहीं देने वाला हूँ मैं अभी. आज बस इस 5 MT5 के बाद इतना टाइम आपको नहीं देने वाला हूँ, हो चुका है MT5. अब चैप्टर कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है.
डन। एक और, एक ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड, ऑर्डर ऑफ थर्मल, जेई तो जैन फैब मार्च अप्रैल वैसा होता है, सीटी अप्रैल के बाद होता है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 10⁵ का, जनरली इतना ही होता है, 10⁻, कभी दिख सकता है, बट 10⁵ का ऑर्डर। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं कोई चांसेस ही नहीं है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, in presence of applied potential difference, applied potential difference। एक बैटरी लगा दी, तो अभी जो देखो ये अगर हायर पोटेंशियल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पे जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करना चाहेगा। इसका बहुत सारा, नेट तो अभी सही दिख रहा है, पता नहीं इलेक्ट्रॉन सबका हो रहा है क्या? ये फ्रीज क्यों हो रहा है यार, 1 मिनट रुको, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सब डिस्कस मत करो कब किस एग्जाम देना है, क्या देना है, ठीक है, जब ये आएगा तभी बात करेंगे। अब बोर्ड्स के बाद होगा, बोर्ड्स के बाद, सीईटी बोर्ड्स के बाद होगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रॉन तो अभी इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना, तो अभी इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा, लेंथ, अच्छा ठीक है ना, उतना तो समझ में आ रहा है ना यार, कौन सा सिंपल सा टॉपिक तो डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अभी देखो, अभी भी क्या होगा, कोलिजन तो हो रहा होगा, बट फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड से, इस वायर से पास हो रहा होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली इस वायर से पास हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, फाइनली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू पास होता है तो इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आएगा मतलब एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, उसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसी को क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन में भी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाई एल, इक्वल वी बाई एल। लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of applied potential difference,
inside the conductor. Electric field is set up inside. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जा रही है ना, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field, the electrons inside the conductor start accelerating, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, लैम्डा, ठीक है। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस traveled by an electron between two successive collision, between two successive collision. लैम्डा बार की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, ये हो जाएगा लैम्डा। सेकेंड, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, इसको क्या बोलेंगे, टाउ। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम है। इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय, इट इज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, नहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन, टाउ इक्वल्स टू टोटल टाइम, आता है जाता है वैसा करके, टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन। अरे कुछ भी नहीं, थोड़ा मैनेज करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा है ही नहीं, कॉपी कर लो थोड़ा फास्ट। देखो यार, यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है ना। तो पहले क्या होता था कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे, आपको क्या करते, वहां पे कभी भी उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता। व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट केस दिस कंडक्टर है कि अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पहले क्या होता था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता था। पहले कैसे क्या पढ़ते थे अपन कि कंडक्टर जो है वो कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट जैसे आप क्या करोगे कि बैटरी कनेक्ट कर दोगे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, ये हायर पोटेंशियल हो चुका है और ये लोअर पोटेंशियल है। इससे पहले वाला जो केस अपन देख रहे थे, वहां पे क्या था, देयर इज नो बैटरी कनेक्टेड कंडक्टर, है ना। इन दैट inside a conductor would be zero and conductor would be an equipotential surface, but here it is connected across a battery। एक बैटरी के अक्रॉस क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया।
and in that case there will be some potential difference across this conductor. इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अर्थ कर देते तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना, जीरो। अरे सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना भाई, अर्थ कर दिया, दूसरा और वायर होगा ना तभी तो सर्किट कंप्लीट हो, तो सर्किट तो कंप्लीट होता ही नहीं था ना, तो उसके अक्रॉस कोई नेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाता था सीधा। यहाँ पे क्या किया, अब एक बैट ये वी ये जीरो हो जाएगा, इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसी यहाँ पे नॉन जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी है, नॉन जीरो, सिंस वी क्या है, नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, पता हुआ है ये सब। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी फाइनल या वी ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी एच माइनस वी एल बाय डिस्टेंस, हेंस ये आ जाएगा। डन, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो थोड़ा। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा फास्ट कॉपी करो तो, थोड़ा फास्ट, ये सब सिंपल सा काम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फास्ट। आगे वाला सब सिंपल ही आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है ना, पहले नेट वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी जिसको बोल रहे हैं। इट इज, देखो मेरे साथ ही कॉपी कर, इट इज defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal or higher potential under the effect of external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, पहले क्या होता था, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यहाँ पे कोलिजन हो रहा हो, है ना। फिर यहाँ से ये आया, फिर सपोज ये यहाँ से आके फिर ये ऐसा आ गया, डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब कोलिजन हो रहा, यहाँ से ये ऐसे गया, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब कोलिजन हो रहा,
यहाँ से ये ऐसे आया, डायरेक्शन चेंज हो रहा, फाइनली ये यहाँ पे आ जाता है ऐसे, इन द absence of इलेक्ट्रिक नेट डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा क्या होता था, जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है, कोलिजन हो रहा है, ऐसा जा रहा है, कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, फिर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, फिर यहाँ पे फाइनली ये यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका, बिकॉज वो फाइनली क्या है, हायर पोटेंशियल के थ्रू पास होगा ही, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के थ्रू पास होगा, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये कभी होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो कर रहे हैं ऐसे, क्या होता था, क्या नोट करके अभी बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इतना शो कर रहा हूं मैं, तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, कोलिजन, डायरेक्शन चेंज, कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, फाइनली वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर शो करते तो ऐसे ही शो करते ना यार, आगे और बहुत कुछ होता, अपन इतना ही शो कर रहे हैं ऐसा ही, रफ डायग्राम। फाइनली यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, कुछ ना कुछ होगा। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी आएगी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, y/l, y/t, टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। बेसिकली ये वाली जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी। अगर आप कंडक्टर में शो करना चाहें तो ऐसा है, बैटरी लगा दी, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना, यहाँ शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सपोज ये यहाँ फोर्स तो स्पेस डायरेक्शन में है, बट इस ये पहले किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो कोलिजन होगा तो डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर कोलिजन हुआ, ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, मतलब फाइनली वो इसी साइड से जाएगा, इस साइड से जाएगा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पार्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज velocity acquired by free electrons inside a conductor, in external electric field, अब देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसी करंट को अपन बोलते थे कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऐसा अज्यूम करते हैं, कन्वेंशनल करंट। यही रिस्पॉन्सिबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट के लिए, which is responsible for flow of current through it, which is responsible for flow of current through it, through इसकी जो वैल्यू जो होता है, इसका ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट एक्सटर्नल, तुम दोनों का ही हो रहा है क्या, बाकी सबका भी हो रहा है, तो दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
अरे यार क्या चल रहा है, एक मिनट, एक इरिटेट करके रख देता है। बस अरे होना भी तो चाहिए ना आसपास। है ही नहीं यार, इधर अभी मैं हूं ना, उधर है ही। वो तो कितना बोलने के बाद एक लगाया था, और फिर मैंने बहुत कुछ वाईफाई वाईफाई ये वो बहुत लिया, कुछ नहीं चल रहा है इधर। अभी नहीं हो यार, मुंबई में नहीं हूँ। तो ऐसा थोड़ी चलता है, तो ऐसा नहीं चलता। इस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। किस केस में? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, इस केस में एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी। जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है उसी को बोल रहे हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉपी कर लो इसको थोड़ा। 10⁻⁴, 10⁻⁴। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर पता नहीं है क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर का मतलब अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लास्ट वर्ड? अरे भाई ये लिखा है ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब कम होगा तो उसकी वेलोसिटी भी बहुत ही कम होगी। आगे देखेंगे, समझ में एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा क्यों कम होता है नहीं होता है, तो आ जाएगा, सब आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस। अब देखो इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है देख लेते हैं। Yes, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक का लेंथ है लसीम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी V/L। V/, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन एल लिखोगे तो V/L आ जाएगा। अब मैं एक क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, एक सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं।
ये एक सेक्शन कंसिडर कर लिया। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो t इक्वल्स टू 0 पे अज्यूम कर लो, या t इक्वल्स टू t पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका जो टाइम लग रहा है वो t प्लस डी टी, मतलब dt टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? dt। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट dx है, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो टाइम लग रहा है वो dt लग रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टाइम को t मान लूँ, तो यहाँ पे t प्लस dt, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में कितना टाइम? dt टाइम। dt टाइम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज ए। वो क्या है? ए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये n है। ये क्या है? n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल dv इक्वल्स टू a इंटू डी एक्स, a इंटू डी एक्स। हेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? n इंटू वॉल्यूम, n इंटू dv। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू adx, adx। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज flown through a small section in time dt, in time dt। dt टाइम में कितना चार्ज मूव किया होगा? तो dq मान लेते हैं। dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? dq इज n इंटू ई, ये होगा ना, n इंटू ई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? n a dx इंटू ई। यहाँ से क्या आएगा? इसको मैं क्या कर, इसको मैं dt से डिवाइड कर देता हूँ। dq ये हो जाएगा आपका NEA dx बाई dt, NEA dx बाई dt। देखो यहाँ से कुछ आएगा, dq बाई dt हो जाएगा करंट, NEA dx बाई dt क्या हो जाएगा? VD। यही क्या हो जाएगा? VD। तो यहाँ से आपको VD की वैल्यू क्या आ जाएगी? I NEA, या I अपॉन A क्या होता है? J। करंट डेंसिटी बताया है, करंट पर यूनिट एरिया, तो J अपॉन NE, J अपॉन, तो VD की वैल्यू क्या हो गई? I अपॉन NEA, या इसमें क्या बोलेंगे? I अपॉन एरिया क्या होता है? J, करंट डेंसिटी, तो J अपॉन NE, J अपॉन N।
नहीं वो पता नहीं, नोट्स में होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए। जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई अपॉन ए, क्लास नोट्स में बताया है फर्स्ट लेक्चर। यस है। सपोज यहाँ से करंट आ और ऐसे करंट जा रहा है, आई एंटर कर रहा है और एग्जिट भी आई कर रहा है, सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन बी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है यहाँ और यहाँ पे, किस क्रॉस सेक्शन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ग्रेटर होगा। तो वीडी क्या होता है, जे बाई एन ई, या आप इसको ऐसे लिख दो, वीडी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। तो आई एन ई और ए ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हेंस वीडीए इज ग्रेटर देन वीडी। करेक्ट। अब देखो एक कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है और वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो कितना करंट फ्लो करेगा, इफ अ charge q is moving, if a charge q is moving in a circle of radius r, in a circle of radius r with uniform speed v, then the equivalent current I equals to, इक्विवेलेंट करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई टी। Q टाइम कितना लगेगा इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो 2 पाई I अपॉन V, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, QV बाय आर। अब सपोज अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होता, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होता, ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस आर है, तो उस केस में आई की वैल्यू होती क्यू बाई टी, टी क्यू बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा। सपोज क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती तो क्या लिखते हैं, क्यू बाई 2 पाई इंटू 2 पाई एफ, आई इक्वल्स टू क्यू इंटू एफ। कॉपी कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। देखिए ये वी है, कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। करंट थ्रू दिस, इसका कुछ रेजिस्टर होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा। ये कंडक्टर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे जो करंट जो फ्लो कर रहा होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उसमें जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर होता है, वहीं से वो आ जाता है V इक्वल्स टू आई आर। बट उससे पहले मैं कुछ और बताऊंगा, फिर देखते हैं क्या आता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अभी यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में होगी, और E की वैल्यू क्या होगी, कि अगर लेंथ L अज्यूम कर लिया जाए तो E की वैल्यू हो जाएगी V/L। तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, फोर्स स्पेस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल्स टू E इंटू ई। तो फोर्स आप क्या लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बाय m ना। V फाइनल अपने को, तो V फाइनल को V बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन E बाय m, और T जो है वो टाउ ले लेता हूं मैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है, ये क्या होता है, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, वो कंसीडर कर लिया। तो V की वैल्यू मुझे यही हो जाएगा, VD E बाय m इंटू टाउ। एवरेज टाइम ले रहे हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो VD इक्वल्स टू E m इंटू टाउ। तो यहाँ से हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, J बाई एन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी E बाई m इंटू टाउ। तो E को आप क्या बोलेंगे, E की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू m, इसको इस लाओ, एन स्क्वायर इंटू जे, m n स्क्वायर टाउ इंटू जे। देखो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ कोई भी कंडक्टर गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा फॉर ए गिवन मटेरियल। फॉर ए गिवन मटेरियल ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रो। ये क्या है, रो। रो इक्वल्स टू m n e स्क्वायर टाउ, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहां से आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ गया आपको E इक्वल्स टू रो जे, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो E इक्वल्स, कहीं कहीं पे ऐसा भी पूछेगा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, तो यही है। ऑल्सो ये जो रेजिस्टिविटी होती है रो, उसको आप लिखेंगे 1/सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे हेंस E इक्वल्स सिग्मा इंटू जे, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, जे इक्वल्स टू सिग्मा E। तो या तो आपको ऐसा दिखेगा E इक्वल्स टू रो जे, या आपको ऐसा दिखेगा जे इक्वल्स, यही है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ,
या तो ऐसा रहेगा या ऐसा, व्यू ऑफ ओम्स लॉ, यहीं से आ जाएगा v इक्वल्स टू आई आर, यहीं से क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू आई आर। देखते हैं अभी आगे सॉल्व करते हैं, v इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा यहाँ से। टॉपिक कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, सब अपन पढ़ चुके हैं। फोर्स है, वेलोसिटी कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्या होता है, सिर्फ कुछ कुछ नया टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया, कंडक्टिविटी आ गया, रेजिस्टिविटी आ गया, कंडक्टिविटी आ गया। नहीं, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए आप। Done. तो देखो अपने को क्या पता है कि v की जो वैल्यू यहाँ से जो e क्या आ रहा है, e इक्वल्स टू रो जे। e क्या
ठीक था, V बाई एल। रो J की वैल्यू क्या है, करंट अपॉन, तो यहां से V इक्वल रो L बाई ए इंटू आई। अगर कोई भी गिवन कंडक्टर है, कंडक्टर गिवन कंडक्टर है, उसका रो एल ए कॉन्स्टेंट रहेगा, इसको बोलते आर आई। यहीं से आ जाता है V इक्वल्स टू आई आर, वेर आर इज रो एल बाई ए, resistance of a conductor, resistance of a conductor, resistance of a, जैसे अगर कोई कंडक्टर है, करंट ऐसे पास हो, ऐसा बना, वायर लगा, ऐसा कंडक्ट करंट पास हो रहा है, इसका लेंथ एल है, इसकी रजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, करंट ऐसे जा रहा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ तो यही होता है ना यार, जो करंट जा रहा है, करंट, करंट क्या इफेक्ट है, सोर्स क्या है, कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं आर, तो वी अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसे आ जाता है, यही है। तो इसमें अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस लिखना होगा, वेयर आर इज रो, अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, रो कितना लेंथ कवर कर रहा है ये, एल, रो एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो ये डिपेंड करता है, सेम कंडक्टर होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कोई और करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे कैसे चेंज होता है। बट ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, V अपॉन ओम्स लॉ में क्या होता है, V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब जो ओमिक सब्सटेंस होगा उसमें V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, बट जो नॉन ओमिक होगा उसमें V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, आर होगा बट आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, आर वैरी करेगा, आर वैरी करेगा उसमें, ठीक है। उसको मैं आगे बताता हूँ क्या होता है ओमिक सब्सटेंस, है ना, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन
कंडक्टर नॉन कंडक्टर नहीं है अभी, एक सब्सटेंस नॉन। तो ये क्या कर रहा होगा, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, है ना, ओबे ओम्स लॉ। मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, और आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, V और I का ग्राफ जब आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये V है ये I है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, स्ट्रेट लाइन। अगर ये थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा क्या आ जाएगा, नॉन ओमिक, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को भी नहीं करता है ओम्स लॉ। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा V अपॉन आई की वैल्यू R तो होगी, बट R जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। R जो है इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। V अपॉन आई की वैल्यू R तो होगी, मतलब आप ये तो लिख सकते हैं V अपॉन V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, बट इस केस में R कांस्टेंट नहीं है, इस केस में R कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, R कांस्टेंट है ही नहीं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा, कैसा भी जाएगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ ऑफ फॉर नॉन ओमिक conductors is not a straight line, not a straight line. क्लियर है, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। क्या समझा यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट, V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये सिर्फ किसके लिए होगा, फॉर ओमिक कंडक्टर्स और सब्सटेंस ओनली। सेकेंड, V इक्वल्स टू आई आर जो है is is applicable for both omic and non-omic substances. क्लियर है, वो भी लिख V अपॉन आई इक्वल्स टू फॉर non-omic। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए।
डन। Resistivity and resistance. Resistivity क्या होती है? It is the property of material. It is property of material by virtue of which it opposes the flow of current. Flow of current. रो की वैल्यू क्या होती है? एम एन ई स्क्वायर टाउ। एंड रेजिस्टेंस जो होता है, यूनिट्स पे जाएंगे अभी अपन। रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो इसकी यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ये तो पहले से पता है अपने, ये क्या होता है? ओम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, एक मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर material and temperature. For a given material, it is independent of dimension. It is independent of, मतलब अगर आयरन रॉड है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी अगर वो 5 मीटर हो या 5000 मीटर का रॉड हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के इंडिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अगर मटेरियल गिवन है तो अब सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन के इंडिपेंडेंट होगा। एक होता है कंडक्टेंस, सी। सी जो होता है वो होता है 1/r, 1/r। कंडक्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट होता है, इसकी जो यूनिट है पर ओम, या इसी को बोलते हैं मो, या इसी को बोलते हैं सेमन। एक होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा। कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टिविटी। इसकी जो यूनिट होगी, ओम मीटर है ये, तो मो पर मीटर। या क्लियर? टॉपिक है सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें यार, कुछ भी नहीं है, कुछ स्पेशल है ही नहीं इन सब। टॉपिक लीजिए 9-10th वाली चीज है, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ ना दिख रहा है, बाकी सब तो 9-10। नहीं, एक और छोटा सा वो बताऊं, एक और डेफिनेशन, 2 मिनट्स। फिर नेक्स्ट लेक्चर से, यस, फिर पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0, बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने। आएगा भी तो फॉर्मूला बेस्ड, आएगा भी तो
फॉर्मूला बेस्ड। इसका आगे यूज मतलब कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है उन सब में देखेंगे अपन। इसीलिए ये सब क्या है, इस चैप्टर का बेसिक्स है। इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था तो टाइम भी जाता और इंटरेस्ट भी नहीं आता उतना, इसलिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर किरचॉफ्स लॉ, फिर आरसी सर्किट, अब ये सब पढ़ रहे हैं सिंपल सी चीज। इसमें एक चीज नहीं होगी, सिर्फ सिर्फ एक ही, वो जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना वही नया होगा, बाकी सब आपने 8 9 10th में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ आप कर सकते हो, आरसी के क्वेश्चन कर सकते हो, आरसी सर्किट के क्वेश्चन आप कर सकते हो बुकलेट से। आरसी सर्किट, किरचॉफ्स लॉ एक बार देख लो क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि बहुत कुछ मिक्स्ड है, पावर ये वो, जब एक बार पावर बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन जो है ना बुकलेट से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते। वैसे मैं एक बार देख क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तब तक वो स्टार्ट कर दो सॉल्व कर। डन। एक और वो भी आएगा, हाँ सब आएगा, आएगा अभी बहुत कुछ बचा है यार। ऐसा तुमको क्या लग रहा है कि एक ही लेक्चर में हो जाएगा क्या ये? अभी बहुत कुछ है इसमें, बेसिक्स में भी अभी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये सब है, पावर ईएमएफ, बहुत कुछ आएगा। पूरी बैटरी पढ़ ली, बैटरी क्या होता है अभी अपने को ये पता नहीं है, देखेंगे आगे पढ़ेंगे। मोबिलिटी फॉर्मूला इट इज, साथ में ही भी कर लो, हो गया आज का लेक्चर यहीं पे जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसलिए कि बेसिक्स है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू की वैल्यू होती है वीडी बाय वीडी अपॉन, चेक करेंगे तो म्यू की वीडी क्या था, ई बाय एम इंटू टाउ अपॉन ई से ही कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी ई टाउ बाय एम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वीडी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ये एसआई यूनिट होगी। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो इस वीक ऐसा ही जाएगा, लास्ट में स्टार्ट करेंगे अपन, इस वीक के लास्ट में स्टार्ट करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 2 लेक्चर और ऐसा ही जाने वाला है, 2 लेक्चर्स। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हाँ अभी 4 लेक्चर्स, मिनिमम 4 लेक्चर जाएगा, 4 लेक्चर के बाद ये कंप्लीट होगा, बिकॉज 2 लेक्चर लगेंगे किसमें, वो 2 लेक्चर्स आपके लगेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो वो तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना। वो क्वेश्चंस भी आता है और क्वेश्चंस भी कराना पड़ेगा, इन सब में तो डायरेक्ट फार्मूला फार्मूला फार्मूला। ठीक है, सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, होमवर्क क्या रहेगा बुकलेट का मिल जाएगा। नहीं हाँ वो ठीक है, वो दे देता हूँ, वो भी सही है। एक बार चेक कर लेता हूँ बुकलेट, जितना हुआ है वो दे देता हूँ, फिर तुम सॉल्व कर लेना। सही बात है, टफ हो जाएगा, देख लेता हूँ एक बार।